हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन, जो कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूल 5 है, सॉइल क्लासिफिकेशन। ओके, सॉइल क्लासिफिकेशन। तो सॉइल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं एज क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल एंड बोल्डर। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसका साइज कितने तक होगा। ठीक है, देखो 2 माइक्रोमीटर से अगर नीचे होगा तो उसको हम लोग क्ले बोलेंगे। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर से अगर 75 माइक्रोमीटर तक जाएगा, इसके अंदर जो भी कुछ पार्टिकल्स आएगा उनको हम लोग सिल्ट बोलेंगे। और 75 से 4.75 माइक्रोमीटर तक, सॉरी 4.75 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर तक सैंड बोलेंगे। और 4.75 से 80 मिलीमीटर तक हम लोग बोलेंगे ग्रेवल। 80 से 300 मिलीमीटर तक हम लोग बोलेंगे कोबल। ओके, एंड ग्रेटर देन 300 मिलीमीटर को हम लोग बोलेंगे बोल्डर। यहाँ तक क्लियर है? अभी ये जो कोबल और बोल्डर है, ये हम लोगों का कॉन्सर्न नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ये सब पढ़ना नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। ठीक है, हम लोगों को क्ले को क्लासीफाई करना है, सिल्ट को क्लासीफाई करना है, सैंड को क्लासीफाई करना है और ग्रेवल को क्लासीफाई करना है। कोबल और बोल्डर हम लोगों को क्लासीफाई करना नहीं है। ठीक है, अभी पहले हम लोगों को ये जो टॉपिक है सॉइल क्लासिफिकेशन, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है, एक के को कैसे कैसे डिनोट करता है, सिल्ट को कैसे डिनोट करता है, सैंड को कैसे डिनोट करता है और ग्रेवल को कैसे डिनोट करता है। क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन सबको मिलेंगे तो आपको पूछेगा कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल को हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो डिनोट करने के लिए हम लोगों को जो क्ले है, क्ले को हमको सी से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, सिल्ट जो है इसको हम एम से डिनोट करेंगे, सैंड को एस से डिनोट करेंगे एंड ग्रेवल को जी से डिनोट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अभी कोई भी हम रैंडम सॉइल ले लेंगे। ठीक है, हमको पता नहीं है कि कैसा सॉइल है ये, कोई भी सॉइल हो सकता है, ये क्ले हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है, और ये चारों का मिश्रण भी हो सकता है। मेरे को पता नहीं है, कोई भी सॉइल, रैंडम सा सॉइल हम लोग ले लेंगे। वो ग्राम में हो सकता है और किलोग्राम में हो सकता है, कोई भी एक यूनिट में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, सॉइल को ले लेंगे पहले, रैंडम सॉइल, कोई भी सॉइल हो सकता है। हमको मालूम नहीं है कि वो सॉइल कौन सा सॉइल है, वही क्लासीफाई करना है हम लोगों को कि वो किस तरह का सॉइल है। वो या तो ग्रेवल है, वो या तो सैंड है। अगर वो सैंड है तो ग्रेवल हो, तो कैसा सैंड है और कैसा ग्रेवल है, वही हम लोगों को पता करना है। ठीक है, अभी सॉइल तो हम लोग ले लिए, सॉइल को क्या करेंगे, हम लोग सीविंग करेंगे, सीव करेंगे। ठीक है, सीव करने से हम लोगों को अगर पता चलता है कि 50% से ज़्यादा रिटेन होता है, ठीक है, रिटेन मतलब रह जाता है, का अगर कोई भी फिनोमेना आपके पास आता है तो आप इमीडिएटली उसको डिक्लेयर कर दो कि वो कोर सॉइल है, कोर सॉइल है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ग्रेटर देन 50% पासिंग होता है, तो वहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन फिर जुड़ जाता है। पहला होता है फाइन सॉइल और सेकंड होता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल, ये जो दो जो है, फाइन सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक है, इसका साइज आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे फाइन सॉइल और ग्रेन सॉइल है। जो 75 माइक्रोमीटर से अगर नीचे कोई भी सॉइल होता है, लेस देन 75 माइक्रोमीटर अगर कोई भी पार्टिकल का साइज है, उसको हम लोग बोल देते हैं फाइन सॉइल। ठीक है, फाइन सॉइल उसको हम लोग बोल देते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक सॉइल भी आता है, वो क्ले से बहुत छोटा होता है। ठीक है, और अगर 75 ग्रेटर देन 75 माइक्रोमीटर अगर होता है साइज, तो हम लोग उसको बोल देते हैं क्या, कोर्स सॉइल। ओके, कोर्स सॉइल। तो इस वाले पर्टिकुलर जो टॉपिक, इस वाले जो हम वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग कोर्स सॉइल को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फाइन सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग को प्लास्टिसिटी चार्ट मालूम होना चाहिए। प्लास्टिसिटी चार्ट, तो प्लास्टिसिटी चार्ट को हम लोग किसी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्लास्टिसिटी चार्ट इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम कोर सॉइल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो कोर सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग को पता चलेगा कि मेरे पास 50% रिटेंड है। ठीक है, अभी इसको आप नहीं पकड़ो, अभी इसको पकड़ो कि मेरे पास कोर सॉइल आ गया है। अभी कोर सॉइल को मेरे को क्लासीफाई करना है कि कैसा है। कोर सॉइल आइदर ग्रेवल हो सकता है और सैंड हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से इसको हम सीविंग करें और ग्रेटर देन 50% अगर मेरा रिटेन हो जाता है, तो उसको मैं बोल दूंगा ग्रेवल। ठीक है, एंड अगर 50% पासिंग हो जाता है, ग्रेटर देन 50% पासिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे सैंड। ओके, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट दो, क्योंकि जो 50% जो यहाँ पे आ रहा है, 50% अगर रिटर्न हो रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा कोर्स ग्रेवल बोलूँगा। और 50% अगर पासिंग हो जाता है, ग्रेटर देन 50% अगर पासिंग हो जाता है, उसको मैं बताऊँगा सैंड। या तो कोई एक आ सकता है, या तो ग्रेवल आ सकता है या तो सैंड आ सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, कोई एक आएगा, या तो ग्रेवल आ जाएगा या तो सैंड आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास ग्रेवल आ गया, फिर से ग्रेवल को मैं डिफाइन करूँगा कि किस तरह का ग्रेवल है। ग्रेवल कैसा हो सकता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो सकता है, पूरली ग्रेडेड ग्रेवल हो सकता है, और यहाँ पे सिल्टी ग्रेवल हो सकता है, क्लेई ग्रेवल हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग सैंड को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पुअरली हो सकता है, वेल ग्रेडेड सैंड हो सकता है। ठीक है, और क्लेई सैंड हो सकता है, सिल्टी सैंड हो सकता है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अभी जो ग्रेवल मेरे पास, मान लो कि मेरे पास ग्रेवल आ गया, 50% रिटर्न हो गया। ज़्यादातर जो सॉइल है वो ग्रेटर देन 50% है, रिटर्न हो गया, वो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो मैं अभी मेरे पास क्या है, ग्रेवल है। को फिर से मैं सीविंग करूँगा। 95% ग्रेटर देन 95% अगर मेरा रिटर्न हो जाता है, तो उसको मेरे को ग्रेडिंग जो मेथड है, ग्रेडिंग मेथड से मेरे को फिर से क्लासीफाई करना पड़ेगा। अभी मैं आता हूँ कि ग्रेडिंग मेथड किसको कहते हैं, और अभी तो समझ लो कि ग्रेडिंग मेथड मेरे को कब लगाना है। अगर 95% से ज़्यादा अगर रिटर्न हो जाता है ग्रेवल, सैंड अभी नहीं पकड़ो, पहले अब ग्रेवल को पकड़ो, ग्रेवल को फिर से सीविंग करो। अगर सीव करने के बाद आपको मिलता है कि 95% से ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, तब आप ग्रेडिंग मेथड से क्लासीफाई करना है। अगर ऐसा होता है कि ग्रेटर देन 12% पासिंग हो जाता है, ग्रेटर देन 12% अगर पासिंग हो जाता है, तो आपको थ्रू आईपी मीन्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी थ्रू आईपी से जाना पड़ेगा आपको। यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स से आपको पता करना है कि ये कौन सा ग्रेवल है। ठीक है, कौन सा ग्रेवल है। अगर 95% से ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, तो आपको ग्रेडिंग मेथड में जाना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ ग्रेडिंग मेथड किसको कहते हैं। ठीक है, अभी देखो,
ग्रेडिंग मेथड में हमको पता करना है कि सीसी का वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख देता हूँ। अभी देखो ये जो मेथड यहाँ पे जो ग्रेवल के साथ हो रहा है ना, इस सेम मेथड यहाँ पे सैंड के साथ भी होगा। सैंड में भी अगर ग्रेटर देन 95% अगर रिटर्न हो जाता है तो मेरे को ग्रेडिंग मेथड में जाना पड़ेगा। ग्रेडिंग मेथड से हमको पता करना पड़ेगा कि किस तरह का सैंड है। अगर 12 ग्रेटर देन 12% अगर पासिंग हो जाता है तो मेरे को तो थ्रू आईपी मेथड से पता करना पड़ेगा कि किस तरह का सैंड है, ठीक है। अभी मैं ग्रेडिंग मेथड यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्रेडिंग मेथड किसको कहते हैं। ग्रेडिंग मेथड, तो ग्रेडिंग मेथड से मेरे को पहले तो सीसी मालूम करना पड़ेगा। सीसी का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमको मालूम करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मीन्स D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। और आप लोगों को मालूम है कि D30 किसको कहते हैं, D60 किसको कहते हैं और D30 किसको कहते हैं, को मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि D30 क्या है, D60 क्या है और D10 क्या है, ओके। D10 को ज़्यादातर बोलते हैं इफ़ेक्टिव साइज बोलते हैं उसको, इफ़ेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स, ओके। अभी D10 किसको कहेंगे? D का मतलब है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ओके, डायमीटर ऑफ पार्टिकल। एंड 10 मीन्स ये परसेंटेज को डिनोट करता है, परसेंटेज ऑफ पासिंग को डिनोट करता है। अभी क्या है कि अगर आप समझ लो कि आपको एक सीविंग करना है, ठीक है, आपको एक सीविंग करना है, तो सीविंग का बहुत सारे सीव्स एक के ऊपर एक आप रख दोगे, ठीक है। एकदम नीचे पैन होगा कि नहीं, और यहाँ पे जो साइज है इससे ज़्यादा है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका जो सीव साइज है, सीव साइज कैसे डिफाइन करते हैं? अगर एक सीव है, यहाँ पे जो वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो वायर है, तो इसका हम जो डायगोनल है, इस डायगोनल का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग डायमीटर मानते हैं, डायमीटर ऑफ द सीव। 0.75 मिलीमीटर पे मान लो कि जो पार्टिकल यहाँ पे हैं वो 90% यहाँ पे रिटेन हो रहा है और 10% पासिंग हो रहा है। 10% पासिंग होके कहाँ जा रहा है? 150 माइक्रोन पे जा रहा है। D10 क्या होगा? 4.75 मिलीमीटर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4.75 जो मिलीमीटर जो सीव है उससे 10% पार्टिकल पासिंग हो रहा है और बाकी 90% वहाँ पे रिटेन हो रहा है। तो तब मैं बता सकता हूँ कि D10 का वैल्यू क्या होगा? 4.75 मिलीमीटर होगा। इसी तरीके से अगर 75 माइक्रोमीटर को मैं अगर पकड़ूँ और मैं बताऊँ कि 75 माइक्रोमीटर से 10% पार्टिकल पासिंग हो रहा है और 75 माइक्रोन में पे 90% पार्टिकल रह रहा है, यानी कि रिटर्न हो रहा है, तो मैं बता दूंगा कि D10 का जो वैल्यू है वो है 75 माइक्रोमीटर। तो इसी तरीके से हम लोग D10, D30, D60, D30 तब होगा 30% पासिंग हो जाएगा। 30% क्या होगा? पासिंग हो जाएगा। देखो D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, यहाँ पे तो ये आ जाएगा। अभी CC का जो वैल्यू है वो अगर 1 to 3 तक होगा, 1 to 3 तक होगा, इसके बीच में हो सकता है, तो तब उसको मैं बोलूँगा वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड ग्रेवल भी हो सकता है और सैंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर सीसी का वैल्यू 1 to 3 के बीच में होगा तो मैं बोलूँगा कि वो वेल ग्रेडेड है। अगर 1 to 3 के बीच में नहीं आएगा, अगर ऐसा आ जाता है कि 0.2 आ गया और ये आ गया 4, तो तब मैं बोलूँगा कि ये पुअरली ग्रेडेड है।
यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल भी हो सकता है और सैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। तो जो मैं बताता हूँ ना, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ग्रेवल है अगर 95% अगर रिटेन हो जाता है तो उसको मेरे को ग्रेडिंग मेथड से जाना पड़ेगा। तो ग्रेडिंग मेथड इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि मेरे को पहले सीसी का जो वैल्यू है उसको पता करना पड़ेगा कि सीसी का वैल्यू 1 to 3 तक है कि नहीं। अगर है तो उसको मैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोल दूंगा, अगर नहीं है तो उसको मैं पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बोल दूंगा, एज वेल एज वेल ग्रेडेड सैंड बोल दूंगा और पुअरली ग्रेडेड सैंड बोल दूंगा। अभी यहाँ पे लिखने का तरीका कुछ और है। इसको मैं अगर मैं ग्रेवल की तरह से ग्रेवल एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि सैंड का भी जो एग्जांपल है वो भी सेम है। अगर मैं ग्रेवल को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सैंड को भी डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका दोनों का जो मेथड है सेम है, ठीक है, दोनों मेथड सेम है। अभी मैं थोड़ा ग्रेवल को ले लेता हूँ। अगर मेरे को पता चल गया कि ये थोड़ा सा एक ग्रेडिंग मेथड से हो रहा है, तो ग्रेडिंग मेथड से मैं पता कर चुका हूँ कि एक वेल ग्रेडेड है, तो वेल ग्रेडेड को वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, समझ लो वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, किस तरीके डिफाइन करेंगे। पहले लिखेंगे कि जी यानी कि ग्रेवल, उसके बाद लिखेंगे वेल ग्रेडेड। जब हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल, लेकिन जब हम लिखेंगे, जब हम डिनोट करेंगे तो पहले हम जी लिखेंगे, उसके बाद वेल लिखेंगे डब्ल्यू। इस तरीके से अगर हम पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हम लिखना चाहते हैं तो पहले हमको ग्रेवल लिखना पड़ेगा, उसके बाद पी लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम सैंड को पकड़े, सैंड, तो सैंड को हमारा सैंड के बारे में हम लोग अगर बताएं तो वेल ग्रेडेड सैंड को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। पहले तो हमको एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग सैंड को एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सैंड लिखेंगे, उसके बाद डब्ल्यू लिखेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम लोग को डिनोट करना है। और पुअरली ग्रेडेड सैंड मतलब सैंड उसके बाद पी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आईपी से कैसे करते हैं, और आईपी कब होगा, जब ग्रेटर देन 12% पासिंग हो जाएगा, तब हम आईपी के थ्रू ग्रेडिंग, नॉट ग्रेडिंग, आईपी के थ्रू हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लासीफाई हो गया, ग्रेडिंग के थ्रू क्लासीफाई हो गया। अभी हम लोग जो जो अगर हम सैंड को पकड़े, सॉरी ग्रेवल को पकड़े और 12% से ज़्यादा वहाँ पे पासिंग हो रहा है, तो मेरे को आईपी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आईपी क्या है, किस तरीके से आईपी को कैलकुलेट, सा अटरबर्ग्स लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। अटरबर्ग्स लिमिट किसको कहते हैं। अटरबर्ग्स लिमिट जब भी आपको कहे, कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि अटरबर्ग्स लिमिट से जुड़ा रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम से जल्दी सॉल्व होता है। तो पहले यहाँ पे ऐसे होगा, इसको बोलते हैं, यहाँ पे है वाटर कंटेंट है, जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट है, एंड वाई एक्सिस में वॉल्यूम रहेगा। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रहेगा। अभी क्या है, इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, मतलब क्या है, वाटर कंटेंट है एट द, इसको बोलते हैं प्लास्टिक, और इसको बोलते हैं लिक्विड। तो ये है सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। Okay, now IP, that is the plasticity index, equal to হচ্ছে liquid limit minus plastic limit।
लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. नाउ वी डिफाइंड, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कैसा है. अगर मैं ग्रेवल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आईपी वैल्यू अगर लेस देन 4 होता है, आईपी का जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 4 है तो मैं उसको बता दूंगा कि सिल्ट है. अभी यहाँ पे ग्रेवल है तो मतलब क्या हो जाएगा GM, दैट इज सिल्टी ग्रेवल. इस तरीके से डिफाइन करेगा. ठीक है. अगर आईपी का वैल्यू लेस देन 4 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, इस पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, इस सिर्फ लेस देन है, लेस देन 4. अगर इसका वैल्यू 4 हो जाएगा तो नहीं होगा, 4 से कम ही होगा तो तभी होगा. ठीक है. आईपी का वैल्यू अगर लेस देन 4 है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिल्ट. अभी यहाँ पे ग्रेवल है तो उसको बोलेंगे GM. तो GM को उल्टा तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. पहले क्या है, एम है, दैट इज द सिल्टी ग्रेवल. उसी तरीके से अगर आईपी का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, सिर्फ ग्रेटर देन 7 है, तो तब उसको हम लोग बोलेंगे क्ले. अगर क्योंकि ये ग्रेवल के अंदर है तो पहले हमको G लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको C लिखना पड़ेगा. तो उसको हम लोग जब बोलेंगे तब बोलेंगे क्या, क्ले ग्रेवल. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं सैंड को भी डिफाइन करूं, सैंड अगर आईपी का वैल्यू लेस देन 4 होता है तो उसको मैं सिल्ट बोलूँगा, इसी तरीके से, पहले तरीके से. लेकिन यहाँ पे सैंड है इसीलिए पहले मेरे को सैंड लिखना पड़ेगा, उसके बाद एम लिखना पड़ेगा. तो मैं उल्टा तरीके से मैं पढ़ूंगा. पहले क्या होगा, सिल्टी सैंड. और दूसरी तरफ अगर आईपी का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो उसको मैं क्ले बोलूँगा. और फिर से अगर ये सैंड है इसीलिए पहले मेरे को S लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को C लिखना पड़ेगा, और मैं इसको बताऊंगा क्ले सैंड. और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 4 और 7 के बीच में होगा और 4 और 7 होगा तो तब क्या होगा. तो तब होगा ये कि आपको डुअल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. उसका जो नेमिंग जब आप करोगे तो आपको 2 नाम एक साथ लिखना पड़ेगा. ठीक है, 2 नाम एक साथ लिखना पड़ेगा. तो एक्सेप्शन केस होता है 4 इज लेस देन इक्वल टू IP इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 4 और 7 के बीच में कोई भी हो सकता है. ठीक है, इसका मतलब यही होता है. तो तब हम लिखेंगे GM GC, दोनों नाम एक साथ लिखना पड़ेगा, GM और GC दोनों नाम एक साथ लिखना पड़ेगा. और ये तो हो गया ग्रेवल के लिए. अगर एक ही चीज़ अगर सैंड के बारे में होता है तो SM SC हमको लिखना पड़ेगा सैंड के लिए. एक्सेप्शन केस है. ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोग 2 चीज़ हम लोग वो सीख लिया. ठीक है, किस तरीके से ग्रेडिंग करना है, ग्रेडिंग कब जाना है. अगर 95% से ज़्यादा रिटर्न हो जाता है तो हम लोगों को ग्रेडिंग जो मेथड है उसको अपनाना पड़ेगा. अगर 12% से ज़्यादा पासिंग हो रहा है तो हम लोगों को आईपी के थ्रू हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि सॉइल किस तरह का सॉइल है. तो यही है. थैंक यू.